नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस समय उत्तर प्रदेश से तीन बड़ी खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में किस कदर तेजी से बदलाव आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए तीन बड़े नेताओं या उनके पार्टी के तरफ से क्या कुछ बयान दिए जा रहे हैं, क्या कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं। बड़ी खबर, तीन बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है और वो तीन बड़ी खबरों का हम जिक्र कर रहे हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर है और वो कि योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि वो विधानसभा के लिए चुने गए हैं और 25 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एमएलए बनने के बाद उन्होंने एमएलसी पद से त्यागपत्र दे दिया है। गोरखपुर शहर से विधायक चुने गए हैं सीएम योगी। हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं और आप जानते होंगे सीएम योगी ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, 25 तारीख को सीएम पद की शपथ लेने के पहले एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और हम आपके साथ दूसरी खबर शेयर कर रहे हैं और वो ये है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य रहे हैं अखिलेश यादव और अब यूपी के करहल विधानसभा से वो चुने गए हैं, अर्थात विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। अखिलेश के बाद आजम खान ने भी लोकसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आजम खान बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है और अब ये दोनों नेता समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग करेंगे उत्तर प्रदेश में। और तीसरी बड़ी खबर यूपी कांग्रेस से है और वो ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा को मुश्किलों में डाल सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे जीशान हैदर ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस के प्रभारी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा इस्तीफा दें, क्योंकि लल्लू सिंह ने अगर इस्तीफा दिया है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी उत्तर प्रदेश में बड़े हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देने चाहिए। ये तीन बड़ी खबरें आप एबी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तीन अहम और बड़ी खबरें। इन तीन खबरों के साथ आप बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का सहज अनुमान लगा सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला से। अनूप, ये तीन बड़ी खबरें राजनीति के गलियारों में किस तरीके की अफवाह या किस तरीके की चर्चाओं को जन्म दे रही हैं? देखिए दिवाकर जी, आज बिल्कुल आज बड़ी खबरें आई हैं। दो इस्तीफे जो मुख्य हैं वो इस्तीफे हुए हैं। पहला इस्तीफा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है एमएलसी में, अपने जो पद से एमएलसी चुकी से पहले तो उससे इस्तीफा दिया है। अब चूंकि विधानसभा जीत गए चुनाव तो जाहिर सी बात है उस पर अब विधानसभा चुनाव जो वो जीते हैं गोरखपुर से वो पद संभालेंगे, वो सीट लेंगे। और दूसरा इस्तीफा जो काफी चौंकाने वाला रहा है वो इस्तीफा रहा है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा की जो सीट थी उससे, आजमगढ़ के जो सांसद थे उस पर से, उस सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि वो अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन के रहेंगे यहाँ पे। और ये एक बड़ा ही चौंकाने वाला निर्णय ला रहा है, लेकिन इसे अगर सियासी गलियारों में कहा जाए तो ये सही निर्णय अखिलेश यादव को कहा जाएगा कि हाँ उन्होंने विधानसभा चुना है। अब वो सीधे डायरेक्ट जिसे कहा जाए वो यूपी की जो सियासत है उसमें अपने पैर बनाए रहेंगे, क्योंकि उनके जानने की खबर से ही जो अकेले लग रही थी कि शायद हो सकता है विधानसभा वाला जो उनका कलल की सीट है उससे इस्तीफा दे दे तो विधानसभा में एक दूसरे के मजबूती से खत्म हो जाए। तो वो अब उन कयासों को विराम मिल गया है और अब अखिलेश यादव बाकायदा विधानसभा में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में योगी आदित्यनाथ के सामने बैठेंगे, ये पक्का हो गया है। तो अब दोनों ही नेता आमने सामने बैठे आपको दिखाई देंगे। ये पहले मुलायम सिंह यादव थे, पहले प्रतिपक्ष नेता फिर शिवपाल यादव हुए, अब बारी आ गई अखिलेश यादव की यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनने की। बहुत ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव का कद बढ़ा दिया जाएगा। ढेर सारे कयासों के बीच ये खबर
कि अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कमान स्वयं संभालने जा रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, और यही राजनीतिक जानकारों का ये मानना है और ये विश्लेषण भी यही कहता है कि किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव अगर अपने आप को केंद्र में इन्वॉल्व करते हैं तो उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ ढीली पड़ सकती है। हालांकि एक सशक्त और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अब उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता ने अगर उन्हें विपक्ष के सशक्त नेता के तौर पर वहां पर उपस्थित किया है, वहां पर खड़ा किया है, तो वो अपने आप को प्रासंगिक सिद्ध करें, एक बड़ी बात है। लेकिन आजम खां ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, ऐसा क्यों? आपके सवाल आपका सुन नहीं पा रहे। आजम खां के इस्तीफे के पीछे क्या सोच है? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 कट कर जी जी बराबर। आजम खां ने भी इस्तीफा दे दिया है, इसके पीछे रणनीति? देखिए अब यूपी की, देखिए एक मुद्दा ये है अब कि अब यूपी की सियासत में जो थोड़ा सा सपा ने जो अपना एक देश बनाया है, एक दोबारा से जो पहले जो सीटें थी उससे बढ़ के 100 पार किया है, तो दोबारा रिवाइव करने के लिए जाहिर सी बात है अब यूपी की सियासत में बैठना पड़ेगा, यूपी की सियासत को शुरू से पकड़ना पड़ेगा। देखिए बात वही आती है कि ये पहले परिपाटी चली आ रही है कि अगर आप विधानसभा हार गए तो आप सीधे लोकसभा चले गए, जैसे मायावती है, वो चुनाव हारने के बाद में प्रतिपक्ष के रूप में नहीं बैठती कभी, वो सीधे लोकसभा निकल जाती थी। वही यार अब, लेकिन बात वही है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करके यूपी की सियासत में दोबारा अपनी पकड़ नहीं बनाई जा सकती, आपको फुल टाइम पॉलिटिक्स यूपी में करनी पड़ेगी। वो बात को ध्यान रखते हुए, उस बात को शायद विचार करते हुए अब यूपी में नेता प्रतिपक्ष बनकर सीधे योगी आदित्यनाथ से सवाल करते रहेंगे, सीधे उनके सामने चुनौती पेश करते रहेंगे। जो विपक्ष की बड़ी भूमिका मिली है, चाहे वो आजम खां हो चाहे अखिलेश यादव हो, जाहिर सी बात है कि अब सामना करने का वक्त आ गया, आंख में आंख डाल के बात करने का वक्त आ गया। वो शायद अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि हमें अगर यूपी में बने रहना है तो हमें अभी से ही यूपी में दिखाई देना होगा कि नेता विपक्ष की भूमिका हमें पूरी संजीदगी के साथ निभानी होगी। वो तभी हो सकता है जब अखिलेश यादव यहाँ पर है और आजम खां क्योंकि मुस्लिम बड़ा चेहरा है यहाँ यूपी सभा में, तो जाहिर सी बात है उन्हें भी यहाँ दिखना पड़ेगा और वो दिखना चाहते क्योंकि अभी तो वो जेल के अंदर है, लेकिन वो ये जरूर चाह रहे हैं इस बात के लिए कि अगर यहाँ बने रहेंगे साथ में तो एक मुस्लिम जो चेहरा है। देखिए आजम खान ने अपने आप से इस्तीफा नहीं दिया, उनके पास मैसेज दिया है बाकायदा इस्तीफा देने के लिए, तब वो इस्तीफा दिया है। और अखिलेश यादव आजम खान क्योंकि अंदर है, तो अब ये दोनों ही यहाँ पर बैठ कर ये दिखाना चाहते हैं कि हम डरे नहीं है, हम यहाँ पर हैं, हम आपके सामने ही रहेंगे और हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, यूपी में आपके सामने ही बैठेंगे, आपके सवाल पूछेंगे। ये अच्छा निर्णय है, इसे भागना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि अब 8 साल डाल के बात करना। तो ये अखिलेश यादव का अच्छा, जिसे कहा जाए कि एक अच्छा निर्णय बताया जा रहा है। आजम खान भी चूंकि उनके साथी है तो ये मैसेज उन तक गया है, अखिलेश यादव के माध्यम मैसेज गया होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल अब दोनों आज यहाँ पर बीजेपी के सामने मजबूत विपक्ष बनकर दिखाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बड़ी बात भी है अनूप, क्योंकि आजमगढ़ सपा का गढ़ है, ये किसी से छिपी नहीं है, ये सार्वजनिक है। और अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाना किया, एक तो जितने अच्छी मेजॉरिटी दी गई विपक्ष की राजनीति करने के लिए, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर, उसके लिए अखिलेश यादव पूरे यूपी को यह संदेश देंगे कि विपक्ष की राजनीति करने के लिए उन्होंने लोकसभा की सदस्यता को तिलांजलि दे दी। और साथ ही साथ उनको ये पता है कि जितना उनकी लोकप्रियता आजमगढ़ में है, अगर उपचुनाव होगा तो सपा को ही वो सीट मिलेगी। शायद ये अनुमान है, मिले या न मिले ये तो बात की बात है, और कुछ ऐसा ही आजम खान ने भी सोचा होगा। तो एक बहुत स्पष्ट रणनीति के तहत एक तीर से दो निशाने कर लिए गए। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी रणनीति है और इससे एक तीर से दो निशाने किए गए, बड़ा अच्छा। देखिए करहल सीट से अगर ये क्योंकि ये खबर ये भी चल रही थी, करहल सीट से अगर इस्तीफा देते हैं तो फिर करहल सीट से कौन आएगा? क्योंकि इधर से हो सकता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये लड़ाने की बात चल रही थी, कि खबर हो रही थी काफी, और साथ में बीजेपी से अपर्णा यादव की बात भी चल रही थी, हो सकता है उनको बीजेपी मैदान में उतारे। तो कई एक अफवाहें चलनी शुरू हो गई थी करके अगर करहल सीट से, अगर देखिए करहल सीट पे ध्यान दीजिएगा, करहल सीट से इनका मार्जिन इतना नहीं रहा है जितना एक सोचा जा रहा था। योगी आदित्यनाथ 1 लाख के ऊपर मार्जिन से जीते हैं, लेकिन इनका मार्जिन इतना नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कि आजमगढ़ भी जिसे कहा जाए अगर थोड़ा सा भी चूक गया
बिल्कुल। तो आजमगढ़ से सीट लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए, रमाकांत यादव के लड़के को बनाया गया एमएलसी प्रत्याशी वहां से, तो बीजेपी ने घेरने की कोशिश की है और आजमगढ़ से इनको दोबारा काफी चुनौती मिल सकती है। अब इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो अब ये आजमगढ़ को छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ेंगे तो ये इनके लिए जिसे कहा जाए एक राजनीतिक भूल हो जाएगी। तो बिल्कुल मजबूती बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव ने निर्णय लिया कि हाँ वो यहाँ पर रहेंगे। अभी कल ही आजमगढ़ पहुंचे थे, उन्होंने वहाँ जाके अपने लोगों से बातचीत भी की है, कल वहाँ पहुंचे थे उन्होंने। तो अखिलेश यादव तो जाहिर है वहां से आते ही उन्होंने लोकसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया, तो वहां भी बातचीत की होगी। तो आजमगढ़ कमजोर ना हो, क्योंकि आजमगढ़ इनका पैतृक रहा है मामला। मुलायम सिंह यादव भी वहीं से लड़े हैं, अब अखिलेश यादव की बारी। लेकिन मार्जिन जो कम हुआ है वो भी खतरे की घंटी थी। तो वो देखते हुए आजमगढ़ से अगर बाहर निकलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसको बनाए रखते हुए, मजबूती बनाए रखने, अपने किले को मजबूत बनाए रखने के लिए ये निर्णय अखिलेश यादव ने लिया है। और तीसरी बड़ी बात अनूप जी, हालांकि योगी आदित्यनाथ के सामने बड़ी चुनौती पेश करेंगे अब आजम खां और अखिलेश यादव विपक्ष के नेता के तौर पर, और करना भी चाहिए क्योंकि जनता ने उनको इसीलिए चुना है, उतना ही मैंडेट दिया है कि वो विपक्ष की सशक्त राजनीति और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाएं। लेकिन एक सवाल है, मोदी जी की राहें अब और आसान हो जाएंगी क्योंकि अखिलेश यादव की उपस्थिति अब लोकसभा में नहीं होगी और लोकसभा में अब भगवंत मान भी नहीं बैठेंगे। तो लोकसभा में तो बहुत ही जिसको कहते हैं राहें बहुत बेहद आसान होती जा रही, और 2024 का जो अगला मिशन है अब सिर्फ कांग्रेस के बूते पर और टीएमसी के कुछ नेताओं के बूते पर विपक्ष की राजनीति हो पाएगी जहां तक संसद का सवाल है। लोकसभा में अखिलेश यादव का होना, हाँ ये बात होता है कि सपा की मजबूत नुमाइंदगी दिख रही थी, लेकिन लोकसभा में उनका होना ना होना इतना मायने नहीं रखता। यही बात भगवत मान की भी है। आपके जो सांसद एक ही वहाँ से आए तो उनका होना ना होना मजबूती नहीं रखती है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब अगर भाई देखिए लोकसभा का चुनाव 2024 में है, अखिलेश यादव की यहाँ दल का चुनाव लाना पड़ेगा, यहाँ सबके बीच साइड बनानी पड़ेगी फिर से एक बार, क्योंकि उनको जनादेश लग रहा है कि हाँ जनादेश थोड़ा तो बड़ा उनका वोट शेयर उनका बड़ा है पिछले चुनाव से, तो जाहिर सी बात है मेहनत काफी पड़नी। लेकिन विधानसभा में तो उनका वोट शेयर बढ़ गया है, लेकिन जो लोकसभा का जो मामला है पिछले साल से, वो आप जान रहे हैं कि 4-5 सीट के अलावा कुछ उनके पास था नहीं। तो उसके लिए जो शेयर बढ़ाना है, जाहिर सी बात है अपनों को बीच रहेगा, उनको फिर से वही एक आंदोलन की तरह चलाएंगे जैसे कि वो पहले अभी आप देख रहे थे चुनाव में उनकी काफी भीड़ आ रही थी। तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि हाँ हम यहाँ यूपी में रहकर, क्योंकि लोकसभा उनका रहना ना रहना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे उनके राज्यसभा में उनके चाचा है ही रामगोपाल यादव, वहीं वो अपना पक्ष रखते रहिए, सपा की तरफ से हमेशा मजबूत नुमाइंदगी वही करते रहे। दूसरा मुलायम सिंह यादव भी सब वहाँ पे है ही अभी लोकसभा के अंदर। तो अखिलेश यादव यहाँ आ गए वो अच्छी चीज है और उनके लिए अनूप जी मुझे बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। सपा के इन दो नेताओं का आपने जिक्र किया और दोनों प्रधानमंत्री के अच्छे मित्र हैं, हालांकि है वो सपा के नेता। देखिए मुलायम सिंह यादव तो खैर अब जिसे कहा जाए कि अब एक तरह से पार्टी का पक्ष तो रख ही रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल उन्होंने लोकसभा में कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ बाकायदा उन्होंने की है। जब अभी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा उनका जो कार्यकाल शुरू उसमें प्रधानमंत्री काफी तारीफ की थी उन्होंने। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव तारीफ करते रहे और मित्र भी है, लेकिन ये है कि समाज की मजबूत नुमाइंदगी वहाँ है। सवाल जवाब तो खैर उनसे क्या करना, लेकिन हाँ उनका एक प्रतिनिधित्व है वहाँ पे लोकसभा में। अखिलेश यादव का चूंकि उनको अब देश बनाना है, जो उखड़ चुका है लोकसभा में, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, पुअर है। उसको मजबूत बनाने के लिए उनको यूपी में फिर से एक बार हर सीट उनको देखिए अभी वो जिसे कहा जाए फिर से कैंपेन चलाएंगे, सीट दर सीट अभी पहुंचेंगे। तो बिल्कुल लोकसभा में अखिलेश यादव रहे ना रहे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ना, लेकिन यूपी की राजनीति में बीजेपी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम सामने डटकर मुकाबला करेंगे, हम हारे नहीं है, बिल्कुल हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। और अखिलेश यादव चुनाव हार जाने के बाद, मुख्यमंत्री नहीं बन पाने के बाद अब यही बयान दे रहे हैं। तीसरी खबर पर हम आते हैं अनूप जी, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी वाड्रा का इस्तीफा कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने सार्वजनिक तौर पर मांग लिया है। एक बड़ी फजीयत की बात है। जीशान हैदर अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया
है उन्होंने कांग्रेस से। जिशान हैदर वो शख्स है, वो नेता है, वो प्रवक्ता है जो बाकायदा जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं प्रियंका गांधी के वाड्रा के ऊपर, और साथ में उन जिसे कहा उनके सलाहकार के ऊपर, सब जानते हैं कौन है उनके सलाहकार के ऊपर, जिन्होंने वोटों का बंटवारा किया, वोट उन्होंने बांटे हैं, जिन्होंने सीट उन्होंने जो बांटी है कांग्रेस के लिए जो टिकट दिए हैं, उस पर गंभीर सवाल उठाए उन्होंने जिशान हैदर ने। और जिशान हैदर ही वो शख्स है जो इस जिसे कहा जाए डगमगाती कांग्रेस की नैया को मजबूत सहारा दिए थे, उसको डिफेंड करते थे। लेकिन अब जिशान हैदर भी पार्टी से अलग हो गए, और जब लल्लू का इस्तीफा हुआ, यानी जो प्रदेश अध्यक्ष को उनका इस्तीफा हुआ, तो जाहिर सी बात उन्होंने सवाल उठाया कि भाई देखिए पिछले लोकसभा चुनाव जब हारे तो उसमें अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया था, और जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। और इस वक्त उत्तर प्रदेश प्रभारी खुद प्रियंका गांधी वाड्रा है, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देगी? भाई जब जीत आपके सर माथे रखी जाती तो हार भी तो आपके सर माथे रखी। बिल्कुल बिल्कुल वो सवाल बार बार जिशान हैदर उठा रहे हैं, और दूसरे लोग भी उठा रहे हैं इस बात को कि भाई आप बार बार कह रहे थे कि हम कांग्रेस में चेहरा है, यूपी के अंदर कोई कौन चेहरा, हमें तो दिख रहे हैं। उन्होंने बाकायदा बोला इस चीज को। तो जब आप चेहरा है, सारे फैसले आप ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये एक परिवारवाद से कांग्रेस के अंदर से जिसे कहा जाए सवाल उठाया गया, जिसको पीएम मोदी बार बार डायनेस्टी वाली बात कर रहे हैं, तो वो अंदर से बिल्कुल इनके कांग्रेस के अंदर से सवाल उठा कि भाई दूसरे इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन आप तो खुद आगे चल के लीड कर रही थी उत्तर प्रदेश चुनाव को, आप चेहरा थी, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रही हैं? यही सवाल जिशान हैदर उठाया उन्होंने। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद ये बात उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये वो नहीं बल्कि और भी नेता लोग उठा रहे हैं इस बात को, ये कि भाई 5 राज्यों के चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव में आपने सबसे इस्तीफा ले लिया जितने अध्यक्ष प्रदेश के हैं वहाँ के, लेकिन आप क्योंकि तुरंत प्रभारी नहीं उत्तर प्रदेश में, आप चेहरा बन के लड़की लड़ सकती है, मजबूत कैंपेन आपने चलाया, आप चेहरा बन के सबसे आगे रहे, और यहाँ तक की हो गया कि हो सकता है सीएम बन गया। हालांकि उन्होंने उसके बाद में खंडन कर दिया। तो इतना मजबूत चेहरा होने के बाद भी हार की जिम्मेदारी आखिर गांधी परिवार क्यों नहीं लेता अपने सर पर? ये बात जिशान हैदर ने वहां तो एक इमोशनल कार्ड खेल दिया जाता है अनूप जी। हालांकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हम आप इस बात की चर्चा तो कर सकते हैं कि कांग्रेस की राजनीति की एक कितनी बड़ी विडंबना है कि सोनिया गांधी बाकायदा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 5 राज्यों के अध्यक्षों से तत्काल इस्तीफा मांग लेती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग होती है, जहां पर लल्लू सिंह पार्टी के अध्यक्ष भले थे, लेकिन प्रियंका गांधी का औरा और कद और उनकी भूमिका अध्यक्ष से भी बड़ा था। और अगर हम मानते हैं एक परिवार की पार्टी है और डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स का एक बड़ा नमूना पेश करते हुए भी उस पार्टी को बचाने के लिए कम से कम कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को दिखाने के लिए ही सही इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन वहां एक इमोशनल कार्ड खेला गया, और वो भी सोनिया गांधी की तरफ से यह कहा गया कि अगर हम तीनों के इस्तीफा दे देने से पार्टी का हित हो जाए तो हम तैयार हैं। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो अब बताने की जरूरत नहीं है, जो कांग्रेस का इतिहास और परंपरा है, और उसी का परिणाम आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। ये उस पार्टी की विडंबना है, उसकी राजनीति है, ठीक है, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन सवाल एक बड़ा बनता है अनूप जी, और वो ये है कि क्या जिशान के बाद कुछ ऐसे और नाम भी है जो अपना मुंह खोल सकते हैं प्रियंका वाड्रा के खिलाफ? देखिए, आप अभी अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, कांग्रेस के G23 नेता है गुलाम नबी आजाद के, जिसे कहा जाए लीडरशिप में सब आगे बढ़ बढ़ के अपने सवाल कर ही रहे हैं बार बार। कपिल सिब्बल तो नहीं, ये केंद्र स्तर पर G23 क्या कर रहा है वो तो मुझे पता है। हम उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में क्या कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, हालांकि नाम मात्र का संगठन रह गया है, और संगठन की स्थिति क्या है वो सब तो चुनाव परिणाम में दिखा ही है, लेकिन फिर भी जिशान जैसे कद्दावर नेता, और जैसा कि आप भी कर रहे हैं और हम लोग भी जानते ही हैं इस बात को कि जिशान कांग्रेस के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और इसके बाद उन्होंने अपना मुंह खोला। क्या कुछ ये प्रक्रिया आगे भी बढ़ सकती है? क्या लखनऊ में कुछ इस तरह की हलचल है कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल, मैं उसके बाद इसी पे आ रहा था कि भाई देखिए, मुख्य बात ये है कि आखिर ये जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सबकी सहानुभूति क्यों आ रही है, इसका कारण ये रहा है। मैं आ रहा हूँ इस्तीफे की बात पे भी आ रहा हूँ, लेकिन जो लल्लू है आखिर उनके इस्तीफा देने पर सभी की सहानुभूति आ रही, चाहे पक्षों का प्रतिपक्ष हो, सभी की सहानुभूति आ रही है। उसका कारण ये है कि देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश में चाहे राजबब्बर हो या उसके पहले के अध्यक्ष रहे हो, वो सिर्फ जिसे कहा जाए वो एसी कपड़े में बैठ कर ही राजनीति अपनी करते थे, लेकिन अजय कुमार लल्लू ने वास्तव में चाहे कोरोना काल हो, चाहे
टिंकू वाला कांड, वो बाकायदा कोरोना काल में सबसे ज्यादा जेल जाने वाले नेता प्रतिपक्ष के, वो प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं कांग्रेस के यहाँ पे। ये समझ लीजिए कि जितना कांग्रेस के नेता रहे इतना कोई जेल नहीं गया। कोरोना काल में वो जेल गए हैं, बाकायदा 3-3, 4-4 बार जेल गए हैं वो मुद्दे को उठाते हुए। साथ में लखीमपुर कांड को जितना अजय कुमार लल्लू उठाया, जिस प्रकार से उन्होंने डील किया, उसके साथ में प्रियंका गांधी भी उन्होंने साथ में आई उनके साथ में। तो इसलिए अजय कुमार लल्लू का जब इस्तीफा मांगा गया है तो पार्टी के जो दूसरे नेता है, खासतौर जिसान हैदर और भी एक दो नेता जो खुलकर सामने तो नहीं आते हैं, लेकिन पीछे सब एक ही बात कहते हैं कि अजय कुमार लल्लू जैसा प्रदेश अध्यक्ष अभी कांग्रेस में जो विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा रहा था, जहाँ तक कि अखिलेश यादव भी गायब रहे थे कोरोना काल में, कोई नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ कांग्रेस के लल्लू दिखाई दे रहे थे। उसके बाद अगर इनका इस्तीफा हो जाए तो ये कांग्रेस के लिए, जिसे कहा जाए राजनीतिक भूल, ये कहेंगे कि इतना अच्छा कार्यकर्ता आपने उसका इस्तीफा आपने क्यों मांग लिया, जबकि आप सामने थी, आप चेहरा थे, आपने इस्तीफा नहीं दिया। ये जो कांग्रेस के जो बचे कुचे जो कार्यकर्ता उनको हतोत्साहित करने वाला फैसला रहा है, ये बात है। अब बात आती है कि और नेता आ सकते हैं क्या इस्तीफा देने। देखिए कांग्रेस में कब किसका इस्तीफा हो जाए किसी को पता नहीं है, और कब किस इस्तीफा के साथ में कहाँ चला जाए किसी को, गिने चुने नेता बच्चे हैं यहाँ पर, अब वो कब कहाँ इस्तीफा दे दे किसी को भरोसा नहीं। इसलिए अभी तो सामने कोई कुछ नहीं बोलता है, वो अंदर खाने सारे काम हो जाते हैं। तो फिलहाल दबी जुबान में तो 1-2 लाइन में लगे हुए नेता, नाम क्या लेना है जी, 1-2 नेता भी लगे हुए हैं। लेकिन हाँ ये है कि बहुत जल्दी आते आते लोकसभा चुनाव के पहले देखिएगा यहाँ से 5 से 6 नेता और चले जाएंगे इस बात पर। ये स्थिति इसलिए भी नहीं बन रही क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो पूरा का पूरा मामला प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका को लेकर के होगा, और कांग्रेस का कोई भी नेता जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल सक्रिय है, वैसे तो नाम मात्र के लोग हैं, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मोर्चा खोलने की हिम्मत ही नहीं रख सकते। और यही कारण है अनूप जी कि हर पार्टी मंथन कर रही, यहाँ की जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी इस बात पे मंथन कर रही कि उसके 10 मंत्री कैसे हारे, क्यों हारे। अगर वो ना हारते तो स्थिति यह होती, सपा में पूरी तरह से आत्ममंथन का दौर चल रहा है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी में यह स्थिति होनी चाहिए कि कम से कम आत्ममंथन करे। उत्तर प्रदेश के स्थानीय इकाई में आत्ममंथन की बात तो छोड़िए, कोई ये बोलने को तैयार नहीं कि हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि पार्टी की क्या स्थिति है। बहरहाल इन तीनों मुद्दों पर जिस तरह से हमने बात की, 25 तारीख को जब योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे तो क्या उसमें अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनको बाकायदा आमंत्रित किया गया है, वो पहुंचने की उनकी खबर है शपथ ग्रहण समारोह में? कल अखिलेश यादव से यही सवाल पूछा गया था आजमगढ़ में जब थे वो, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा इस शपथ ग्रहण में, मैं नहीं, मैं शरीक नहीं होगा, मैं मौजूद नहीं रहूंगा। अगर मुझे बुलाते हैं तो भी नहीं जाऊंगा, ये बात रखी गई। अब प्रियंका गांधी वाड्रा की बात अभी सामने नहीं आई, हालांकि उनको निमंत्रण गया है बाकायदा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर आएंगी, और अगर आ जाती है तो बिल्कुल एक चौंकाने वाली बात हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ उम्मीद यही है कि फिलहाल वो न तो अखिलेश यादव आने वाले हैं यहाँ पर, और न ही प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाली, वरना आज की सूचना भी ऐसी तो प्राप्त नहीं हुई। हाँ अचानक कोई फैसला अगर प्रियंका गांधी क्योंकि कुछ फैसले वो भी चौंकाने वाले कर लेती हैं कभी कभी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगी। यादव को तो कंफर्म हो चुका है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आ रहे हैं जी। चलते चलते एक सवाल अनूप जी, बहुत भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और उसकी जानकारी तो अब सार्वजनिक भी कर दी गई है, और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मंदिरों में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, सफाई करेंगे, घंटा घड़ियाल बजाए जाएंगे, पूजा अर्चना की जाएगी, और प्रदेश को विकास की नई राह पर ले जाने के लिए वहां पर बाकायदा एक एक वाक्य बोले जाएंगे, उनको पूरा करने का एक डेडलाइन तक दिया जाएगा। इस तरह से अब आप समझ सकते हैं कि 2024 का एक मिशन शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो बीजेपी को जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी का बोझ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल पूरी तरह से है, और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरीके से ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिली है, और इसको जिम्मेदारी जितनी बड़ी जीत होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली बात यहाँ पर है। देखने वाली बात होगी कि शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा फैसला क्या लेते, सबसे पहला फैसला क्या लेते, उसका सबको बेसब्री से इंतजार है। भव्य समारोह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, घंटे घड़ियाल साधु संतों सबको बुलाया जा रहा है। लगभग इकाना, यही बात ध्यान रखिएगा, इकाना स्टेडियम जिसे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हम लोग का नाम हो गया है, वो
अखिलेश यादव हमेशा अपना सीएम करते रहते हैं, वो उनका स्टेडियम है। जाहिर सी बात है, अभी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो अखिलेश यादव का भी फिर से एक बार कुछ मेरे हमारे ख्याल से आना चाहिए कि इकाना स्टेडियम वही है जो हमने बनाया है, जहाँ आप शपथ ले रहे हैं। तो वो भी अभी पलटवार शुरू होगा। लेकिन हाँ, ये है कि अभी से ही शपथ लेने के पहले से ही जिसे कहा जाए बुलडोजर वाला काम शुरू हो चुका है। अब बाकायदा 4 लोगों से बुलडोजर फिर चुका है अब तक की शपथ लेने से पहले ही। तो बुलडोजर जिसको लेकर बाबा जिसे कहा जाए महाराज जी जो प्रचलित है, इनका नाम आदित्यनाथ का प्रचलित हो चुके हैं, तो बुलडोजर अब किसी तरह मुंह रुख करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और साथ में जो ओटी राजभर के साथ जो थोड़ा सा दिखाई बीजेपी का मोह या उनका बीजेपी का मोह है, वो भी देखने वाला होगा कि बुलडोजर का मुंह अब सीधा जाना है। क्योंकि जितने विपक्ष के नेता हैं, जितने उधर जाहिर सी बात है, वो सभी कर रहे हैं कि बुलडोजर का मुंह मेरी तरफ ना आ जाए। इस बात का वो उनके मन में डर जरूर है। हाँ, सबसे बड़ा फैसला शपथ लेने के बाद कौन सा करते हैं। हालांकि किसानों की बात है, बहुत से जो उन्होंने वादे किए हैं, जो मैनिफेस्टो में रखा है, सबसे पहले तो उसी को सामने रख के आगे काम बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। सामने उनके 5 साल में उनके आज से 2 साल पहले है, जो 24 के लिए लोकसभा का चुनाव उनको जिताना है। फिर भारी सीटों के साथ में मोदी जी को जो भी आगे हो, बीजेपी को आगे बहुमत में लाना, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश को ज्यादा आती है। 86 सीटें ज्यादा उसको आती है। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि योगी के पास में, सीएम योगी के पास में फिलहाल 2 साल बड़े महत्वपूर्ण है। उसमें उनको लोकसभा की जो सीटें हैं, बड़ी से बड़ी सीटें यहाँ से अधिक संख्या में निकालना है, वो उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाली जाएगी। और उसको जिम्मेदारी है वो संभालते हुए। देखिए, एमएलसी के जो टिकट दिए गए उसमें बड़ा ध्यान रखा गया है कि कहाँ कितने लोकसभा की सीटें हैं। बाकायदा रमाकांत यादव के लड़के को दिया, सपा के जो है उनके लड़के को दिया। 1 कदम पीछे रख के 2 कदम आगे बढ़ने वाला काम किया उन्होंने। तो बिल्कुल अभी से सबसे बैठा दिए गए लोग 24 के लिए। अब उसी को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने वादे किए हैं और जो 2024 में जो बीजेपी को केंद्र में ला सकते हैं भारी बहुमत से, उसके पीछे पीछे चलना है इनको, उसी पर इनको काम करना है। और ये जिम्मेदारी उनको पता है और इसी जिम्मेदारी के साथ वो शपथ भी लेंगे। बुलडोजर बाबा का एसटीएफ भी सक्रिय हो गया है अनूप जी। वाराणसी में एक ट्रेलर तो दिखा दिया गया। अब बुलडोजर बाबा के साथ में बुलडोजर मामा भी आ गया, वो दूसरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अच्छा, उन्होंने भी दिखा दिया है कि हाँ, जनता किससे प्यार करती है। बाकायदा शिवराज सिंह चौहान ने बयान दे दिया है, उनकी होल्डिंग्स वगैरह लग गई, बुलडोजर के साथ में बाकायदा लग चुकी है। जहाँ यूपी में बुलडोजर बाबा, वहाँ मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा, ये शुरू हो गया है। उन्हें पता है कि हाँ, अब यह और बात है कि विपक्ष नहीं इस बात को समझ पा रहे कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है माफियाओं को शिकंजा कसे। जो दिखाया गया एक कानून व्यवस्था की चुनौती जो बन रहे हैं, उनको अंदर डाला जाए, उनको जेल में डाला जाए, इस बात को शिवराज सिंह चौहान भी समझते हैं। और वहाँ पे बाकायदा बुलडोजर उन्होंने भी अपना लिया है, बाबा की राह पे चल रहे हैं। वो भी बुलडोजर मामा के नाम से फेमस होने लगे, होल्डिंग्स लग गई बाकायदा मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये सब बुलडोजर बाबा, ये सब बुलडोजर मामा, ये थोड़ा सा कंपटीशन देखने को अच्छा रहेगा। बहुत अहम सवाल और एक मजेदार भी है कि अब बुलडोजर जो है वो एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर का एक प्रतीक बना दिया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और योगी आदित्यनाथ को इसका श्रेय जाना चाहिए। निश्चित रूप से शिकंजा असामाजिक तत्वों और गुंडा तत्वों पर होना चाहिए, क्योंकि देश को भी गुंडों से मुक्त करना है, असामाजिक तत्वों से मुक्त करना और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, क्योंकि जनता सब देखती है और उसकी चाहत को पूरा करना है। अनूप जी, आप पूरी खबरों पर और लगातार बदल रहे घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाए रखिए। हम समय समय पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुना आपने, 3 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से हैं और ये है कि 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे और ताबड़तोड़ एक के बाद एक बड़े निर्णय वो ले सकते हैं, इसकी भी जानकारी मिल रही है। क्या वो निर्णय लेंगे, हम ये पूरी जानकारी आपको पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी भी नहीं थमता। इसलिए आप एबी स्टार न्यूज देखते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।